ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड नंबर 23 है। इसके पिछले एपिसोड में हमने बात की कि लेनिनग्राड का घेराव जब पूरा हो गया जर्मन फोर्सेस का, तो आर्मी ग्रुप सेंटर को वापस ऑर्डर दिया गया कि मॉस्को के ऊपर चढ़ाई करनी है। तो उसके आगे क्या हुआ आज हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 22 जून साल 1941 से। ये वो डेट है जब हिटलर ने डिसाइड किया कि वो सोवियत यूनियन के ऊपर फुल ब्लोन हमला लॉन्च करेगा, और इस अटैक को नाम दिया गया ऑपरेशन बारबरोसा। इस अटैक के अंतर्गत जर्मनी ने डिसाइड किया था कि वो सोवियत यूनियन के ऊपर 3 फ्रंट पर अटैक करेंगे, आर्मी ग्रुप नॉर्थ, आर्मी ग्रुप सेंटर और आर्मी ग्रुप साउथ। ये जो तीनों अटैक चल रहे थे, इसमें से जो आर्मी ग्रुप सेंटर था जिसको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल फेडर वॉन बॉक, उनका जो अटैक है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और जब वो स्मोलेंस्क के पास पहुंच गए, जो मॉस्को से काफी नजदीक है, तो वहां पे आके अब हिटलर ने डिसाइड किया कि जो ऊपर और नीचे वाला आर्मी ग्रुप है, यानी आर्मी ग्रुप नॉर्थ और आर्मी ग्रुप साउथ, वो थोड़े स्पीड में कम है, वो पीछे हैं। तो इनके पास दो रास्ते थे हिटलर के पास, चाहे तो वो स्मोलेंस्क वाला जो आर्मी ग्रुप सेंटर है उसको कंटिन्यू करे आगे, मॉस्को पर अटैक करे, या फिर उसके जो फ्लैंक्स है नॉर्थ और साउथ साइड से, ये पूरी तरह से उनके फ्लैंक्स कवर हो जाए। तो हिटलर ने ऑर्डर दिया कि नहीं, मॉस्को पे हमला नहीं होगा, पहले हम अपने फ्लैंक्स को कवर करेंगे। और आर्मी ग्रुप सेंटर को ऑर्डर दिया गया कि भाई तुम अपने टैंक्स को भेजो साउथ की और नॉर्थ की मदद करने के लिए। इस वजह से जो आर्मी ग्रुप सेंटर का जो मोमेंटम था, जिस स्पीड से वो बढ़ रहे थे मॉस्को की तरफ, और वो ठंडी से पहले पहुंच जाते मॉस्को में, वो नहीं हो पाया। बहरहाल ये दोनों जो आर्मी ग्रुप सेंटर से दो तरफ फोर्सेस निकली, एक साउथ की तरफ गुडेरियन अपने पैंजर ग्रुप को लेके गए और उन्होंने किएव को कब्जा किया, और आर्मी ग्रुप नॉर्थ से गए वो लेनिनग्राड पे और उसको उन्होंने कब्जा किया। जब ये सब पूरा वहां पे काम हो गया वापस, तो वापस ये फोर्सेस आके आर्मी ग्रुप सेंटर के साथ मिली, और अब बात होने लगी कि अब हमको मॉस्को के ऊपर फाइनल चढ़ाई करनी है। तो ये तारीख थी अक्टूबर 2, 1941, जब आर्मी ग्रुप सेंटर के कमांडर फेडर वॉन बॉक ने अपना फाइनल अटैक लॉन्च कर दिया मॉस्को के ऊपर, और इस अटैक का कोड नेम था ऑपरेशन टाइफून। एक विशाल सेना को तैयार किया गया था मॉस्को के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि हिटलर चाहता था कि ये जो फाइनल अटैक हो ये कंप्लीटली एनाइलेट कर दे, यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे सोवियत यूनियन की राजधानी को, और ताकि स्टालिन मानने के लिए आ जाए कि भाई वो हार मान ले और अब पीस टर्म्स को एक्सेप्ट कर ले। जर्मन फोर्सेस का जैसे हमेशा से उनका स्ट्रैटेजी था, वो हमेशा 2 प्रोंग्ड अटैक करते थे, यानी कि अगर सिटी यहां पे है तो एक अटैक ऊपर से आएगा नॉर्थ साइड से और एक नीचे से आएगा, और उसके आगे जाके ये दोनों प्रोंग्स मिल जाएंगे, और जो पीछे सिटी रह गई है उसको पूरी तरह वो लोग इस तरह से घेर लेते थे। तो यही प्लान उनका मॉस्को के लिए भी था। हर बार की तरह ये प्लान उनका अभी तक सोवियत यूनियन के इन्वेजन में, फ्रांस के इन्वेजन में हर बार काम किया था। तो पेपर पे तो देखने से लग रहा था कि हाँ ये प्लान काम ही करेगा, क्योंकि हमेशा काम कर रहा था। परंतु समस्या ये थी कि सोवियत यूनियन में ये देखने को मिला था कि पहली चीज तो जितना जर्मनी ने उम्मीद की थी कि इनके पास इतने फौजी होंगे, इतनी फौजी होंगे, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में फौजियों को मोबिलाइज कर रहा था सोवियत यूनियन। और उसकी वजह से हो क्या रहा था कि जैसे जैसे जर्मन फोर्सेस आगे बढ़ रही थी, उनको इतना रेजिस्टेंस मिल रहा था कि उनके रिसोर्सेस बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे जर्मन फोर्सेस के। तो वो लोग थक रहे थे और वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ये लोग गिव अप क्यों नहीं कर रहे हैं, रशियन रेड आर्मी। और उससे भी बड़ी बात, जो इस पूरे ऑपरेशन टाइफून का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है, वो है सोवियत यूनियन का वेदर, रशियन विंटर्स। इतनी ठंडी पड़ती थी वहां पे ठंडी के मौसम में कि बड़े से बड़े इन्वेडर्स, चाहे वो नेपोलियन हो चाहे वो जर्मन आर्मी हो, बड़े से बड़े इन्वेडर आके रशियन विंटर के सामने हार जाते थे। और कुछ ऐसा ही बनता हुआ यहां नजर आ रहा था। उनकी सप्लाई लाइंस इतनी बड़ी हो गई थी जर्मनी की, क्योंकि वो जर्मनी से उन्होंने अटैक शुरू किया था, और अब वो स्मोलेंस्क के आगे मॉस्को के पास जाने वाले थे। तो एक लंबा डिस्टेंस तय किया था जर्मन फोर्सेस ने, उनकी सप्लाई लाइन काफी लंबी हो गई थी। तो जब शुरुआत किया था इन्वेजन का, तो जानते थे कि इतना बड़ा, इतना विशाल कंट्री है, तो उनको बहुत रिसोर्सेज की जरूरत होगी। और इस लड़ाई के पहले तक जर्मनी को अपने बहुत सारे रिसोर्सेस, उनको जो वॉर के लिए सामान चाहिए होता है, टैंक्स में डालने के लिए पेट्रोल, तेल जो चाहिए, और फौजियों को खाने के लिए खाना, जो कपड़े थे, इतनी सारी चीजें तो उनको सोवियत यूनियन से मिल रही थी लड़ाई के पहले। पर जब उन्होंने अल्टीमेटली सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया था, तो ऑब्वियसली उनके पास अब कच्चे माल की तो कमी थी ही थी। तो जब वो मॉस्को के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत कमी थी, लॉजिस्टिकली वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और ये और ज्यादा नजर आ रहा था क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वहां पे रेड आर्मी का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत स्ट्रांग था। इस चीज की उम्मीद नहीं की थी जर्मन फोर्सेस। हालांकि हिटलर और उसके सारे मिलिट्री लीडर से बात जानते थे कि एक बार ठंडी पड़ गई ना वहां पे, तो वहां पे अपना जो
इतना बड़ा इन्वेजन लॉन्च कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी, इसीलिए वो चाहते थे कि ठंडी आने से पहले हम लोग कैप्चर कर ले मॉस्को को। पर अक्टूबर 2 को ऑपरेशन टाइफून को एक्टिवेट किया गया था, बट उसके कुछ ही दिनों के बाद उस सीजन का पहला स्नो पड़ा, और जब स्नो पड़ा और जब वो पिघला जमीन के ऊपर, तो भाई जमीन पे हो गया कीचड़, और रोड तो वहां पे उतने थे नहीं उस समय, तो जो टैंक्स इतने धड़ल्ले से चल रहे थे वो टैंक्स अब कीचड़ में फंसने लग गए, और टैंक्स हो गए, आर्मर्ड व्हीकल्स, सारे जो उनका मोटराइज, जो जितना भी उनका इन्वेजन का जितना फोर्स मोटराइज था वो अब फंसने लग गया जमीन के ऊपर। और इस वजह से और भी रीजन था कि क्यों जर्मन एडवांस स्लो हो रहा था। पहले तो रेड आर्मी का रेजिस्टेंस, उसके बाद अब ये उनकी गाड़ियां तेज चल ही नहीं पा रही थी। ये तो पूरी बात हो गई कि जर्मन फोर्सेस क्या कर रही थी। स्टालिन क्या कर रहा था मॉस्को में, उसको पता था ऑब्वियसली कि मॉस्को पे अटैक होने वाला है, तो उसने पूरी फुल फ्लेजेड तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मॉस्को के आसपास इतना हम तगड़ा बनाएंगे डिफेंसिव लाइंस कि यहां पे आने तक ही बहुत टाइम लग जाएगा जर्मन फोर्सेस को। तो उन्होंने क्या किया कि 2-3 लाइंस में मॉस्को के आसपास डिफेंसिव लाइंस बनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ट्रेंचेस बनाए, बंकर्स बनाए, टैंक ट्रैप्स बनाए, और बहुत सारी मशीन गन पोजीशंस बना दी ताकि अगर बहुत मात्रा में फौजी आ रहे हो तो उनको रोका जा सके। और ये जितने ट्रेंचेस थे और जितना भी ये डिफेंसेस बनाने का जो जिम्मेदारी दी गई, ये एक्चुअली सिविलियंस बना रहे थे। नॉर्मल लोग जिनका आर्मी से कोई लेने देना नहीं है, उनको लगाया गया कि भाई तुम खुदाई करो यहाँ पे, और मॉस्को को प्रोटेक्ट करने के लिए अब तुम यहाँ पे डिफेंसिव लाइंस बनाओ। जब ये सब हो रहा था तो शुरुआत में मॉस्को में उतने रेड आर्मी के सोल्जर्स थे नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स अभी सोवियत यूनियन के ईस्टर्न साइड पे रक्षा कर रहे थे बॉर्डर्स की, क्योंकि स्टालिन को एक खतरा था, कहीं डर था कि जापान जो है, जो सोवियत यूनियन के पूर्वी हिस्से में है, वो भाई एलाय है जर्मनी का। जर्मनी, इटली और जापान के बीच में एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट होकर रखा था, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को कहा था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे मिलिट्री से। तो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को खतरा था कि इन्होंने अगर अटैक कर दिया तो जब स्टालिन को इंटेलिजेंस से पता चला कि यहां से हम पे अटैक नहीं होने वाला है, तो भाई स्टालिन ने सारी जितनी वहां पे जो ईस्टर्न हिस्से में फोर्सेस थी उनको बुलाना शुरू किया कि तुम मॉस्को में आओ और यहाँ पे हमको डिफेंस करने में मदद। ऑपरेशन टाइफून के शुरुआत में जर्मन फोर्सेस को ब्रेथ टेकिंग सक्सेस मिली। जब जर्मन पैंजर ग्रुप्स वाइजना तक आके पहुंचे तो उन्होंने उस जगह को पूरी तरह घेर लिया, और वहां पे बहुत बड़ी एक रेड आर्मी की पॉकेट थी, उनको उन्होंने पूरी तरह से इंसर्कल कर लिया। परंतु वो जो जिस फोर्स को उन्होंने इंसर्कल किया था वो गिव अप नहीं कर रहे थे, वो घेरे होने के बावजूद वो लड़ाई कर रहे थे। और इस वजह से अगर आप आगे बढ़ रहे हो और अपने एक फोर्स को घेर लिया है, और अगर उसने कंप्लीटली गिव अप नहीं किया ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जरूरी है कि आप उस पूरी फोर्स को या तो उनको सरेंडर करवाओ, या उनको कैप्चर करो, या डिस्ट्रॉय करो। अब इसी वजह से जब वो देख रहे थे कि इनको घेरने के बाद भी लड़ाई कर रहे हैं, तो और उनको रिसोर्सेस लगाने पड़ रहे थे जर्मन फोर्सेस को, और इस वजह से भी जो उनका एडवांस है मॉस्को के ऊपर वो डिले हो रहा था। अक्टूबर 6 के बाद जो जर्मन आर्मी का इतना तेज मूवमेंट हो रहा था आगे, वो धीरे 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 स्लो होने लग गया कीचड़ की वजह से। अक्टूबर 10 को जोसेफ स्टालिन ने अपने फेवरेट मिलिट्री कमांडर जॉर्जी ज़ुकोव को लेनिनग्राड से बुला लिया मॉस्को में, और उसको बोला कि तू मॉस्को के डिफेंस की जिम्मेदारी अब तेरी है। और उस बंदे ने कुछ नए फोर्टिफिकेशंस बनवाए और अपनी जो उसके पास लिमिटेड रेड आर्मी थी उनको उन जगह पे डिप्लॉय किया जहां पे ज्यादा चांस था कि यहां से जर्मनी के लोग अटैक करें। अक्टूबर 18 तक आते आते सोवियत यूनियन की कुछ और इंपॉर्टेंट जगह जर्मनी के हाथ में आ गई। सोवियत यूनियन की एक एक करके सिटीज हाथ में तो आ रही थी जर्मनी के, बट अभी भी उनको दिख रहा था कि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हमको वो कमी खल रही है रिसोर्सेस की, और उसके साथ साथ टेम्परेचर कम हो रहा था, यानी ठंडी बढ़ रही थी, और जो जर्मनी के जो फौजी थे उनके पास विंटर क्लोथिंग ही नहीं थी अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए। तो बहुत लोगों को धीरे धीरे फ्रॉस्ट बाइट होने लग गया, उनके लोगों के पैर को काटना पड़ रहा था। इन सारी चीजों का इंपैक्ट हो रहा था। बट अभी तक ये वही होता है ना कि आपके पास अगर रबर है तो उसको जब स्ट्रेच करते हो तो एक पॉइंट तक आप स्ट्रेच करते जाओ वो होता जाएगा, एक पॉइंट पे आके वो ब्रेक करता है। अभी तक जर्मनी का ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया। मॉस्को के आसपास के बहुत सारी जगह अब जर्मनी के हाथ में आ गई थी। तो नवंबर 15 को आर्मी ग्रुप सेंटर के कमांडर बॉक ने डिसाइड किया कि अब फाइनल पुश करते हैं मॉस्को के ऊपर। तो वही उन्होंने अपनी हमेशा जो उनकी सक्सेसफुल हुई थी वही स्ट्रैटेजी लगाई कि एक ग्रुप ऊपर से जाएगा, पैंजर ग्रुप, जो मॉस्को को नॉर्थ साइड से इंसर्कल करेगा, और एक गुडेरियन का ग्रुप नीचे से आएगा, साउथ से पूरी तरह से इंसर्कल कर लेगा मॉस्को। ये दोनों ग्रुप जाके मॉस्को के पूर्वी हिस्से में नोजिंस्क नाम की जगह थी, वहां पे जाके ग्रुप मिलेंगे, और उसके बाद ये लोग मॉस्को को कंप्लीटली घेर चुके होंगे। इस सब के दौरान स्टालिन क्या कर रहा था? स्टालिन ने जितने भी मॉस्को में इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उनको इवैक्यूएट करा दिया, बट खुद वो वहां से नहीं गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि लोगों का जो मोराल है वो बना रहना चाहिए। अगर मैं यहां से निकल जाऊंगा
तो लोगों को लगेगा कि मॉस्को भी भाग से गया। उसके साथ साथ नवंबर 7 को उसने जो रेगुलरली हर साल एक वहां पे एक परेड होती थी, रिवॉल्यूशन डे परेड, वो परेड उसने करवाई नवंबर 7 को। और ये एक बहुत बड़ी बात थी। आपके जो दुश्मन हैं वो कुछ ही किलोमीटर दूर हैं आपके शहर पे हमला करने से, और आप अपने शहर में परेड करवा रहे हो। ये एक तरह का डिफायंस का सिग्नल था कि हमको भय नहीं है हमारे दुश्मन से, और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टेक्निक थी लोगों के मोराल को बूस्ट करने के लिए। और वैसा हुआ, लोगों को लगा कि हाँ भाई हम तैयार हैं जर्मनी का सामना करने के लिए। और ये बहुत सही पे ये परेड करवाई गई थी 7 तारीख को, और वही उनका सेलिब्रेशन का दिन था, क्योंकि बिल्कुल एक हफ्ते के बाद ये जो बॉक का जो फुल ब्लोन मॉस्को के ऊपर अटैक है वो लॉन्च हो गया। जर्मन पैंजर्स अपने रास्ते के जितने भी अड़चने थे बहुत मुश्किल से करते 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 इतना आगे आ गए थे कि दिसंबर 2 तक आते आते मॉस्को से 5 से 8 किलोमीटर दूर पे एक जगह है खिमिकी नाम की, वहां तक एक जर्मनी की रिकॉन यूनिट पहुंच चुकी थी, सिर्फ लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, इतना नजदीक। और वहां तक आके उसके आगे जर्मनी की फोर्सेस नहीं आ पाई। और इतिहास गवाह है कि यह कहा जाता है कि पूरे ऑपरेशन बारबरोसा में मॉस्को के सबसे नजदीक तक वो यहीं तक आए थे। हम अक्सर बात करते हैं कि उस समय सोवियत यूनियन में बहुत ठंडी थी, बट 1941 का वो जो नवंबर दिसंबर का महीना था वो उस पूरे साल का और उसके बहुत सालों पहले तक का सबसे ठंडा साल था। तो 1941 के दिसंबर में पता है कितना टेम्परेचर था वहां पे? -50 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे टेम्परेचर में अगर आपके फौजियों के पास विंटर क्लोथिंग नहीं है, उनके पास उस तरह का सामान ही नहीं जिससे वो अपने आप को ठंडी से बचा सके, तो क्या होगा? हजारों सोल्जर्स जर्मनी के सिर्फ फ्रॉस्ट बाइट से मर रहे थे, उनके पैर जम जा रहे थे और पैर उनके काटने पड़ रहे थे, उनको गैंग्रीन हो जा रहा था। और इस सब की वजह से जर्मन एडवांस वो 8 किलोमीटर के पहले तक आते आते पूरी तरह ब्रेक हो गया। और इसीलिए कहते हैं कि मॉस्को का जो इन्वेजन है मॉस्को की गेट पे आके कोलैप्स हो गया। दिसंबर 5 को हिटलर ने अपने सारे मिलिट्री कमांडर्स को ऑर्डर दिया कि अब तुम जहां तक पहुंच चुके हो मॉस्को के पास, वहां पे एक डिफेंसिव लाइन बना लो। मतलब आप उससे पीछे नहीं हटना है और उससे आगे भी नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं, उस जगह को कंसोलिडेट करो। परंतु जब आप एनिमी टेरिटरी में इतने आगे आ चुके होते हैं और अगर आपके पास रिसोर्सेज सही से नहीं है, आपका पीछे जो आपने कैप्चर किए जगह वो कंप्लीटली कैप्चर नहीं की है, आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इतनी फॉरवर्ड पोजीशंस में आप डिफेंसिव पोजीशन बनाना आपके लिए इंपॉसिबल होता है। और यही चीज जर्मनी के कमांडर्स हिटलर को कह रहे थे। तो हालांकि हिटलर ने कहा था कि आपको डिफेंसिव पोजीशन बनानी है वहां पे, बट जर्मनी के कमांडर्स ने रिट्रीट करना शुरू किया। और 5 दिसंबर को ही उसी दिन स्टालिन ने ऑर्डर दिया था ज़ुकोव को कि तुम काउंटर अटैक करो जर्मनी के ऊपर। और अब ज़ुकोव के पास ज्यादा रेड आर्मी के ट्रूप्स आ गए थे, उसके पास काफी रीइंफोर्समेंट्स आ गए थे और उसके पास बहुत सारे T-34 टैंक्स भी आ गए थे। ध्यान दीजिए कि इस इन्वेजन के दौरान जो जर्मनी के लोग जो टैंक्स यूज कर रहे थे वो पैंजर 4 टैंक्स थे, और उनके कंपैरिजन में T-34 ज्यादा मजबूत, ज्यादा एजाइल और ज्यादा इफेक्टिव टैंक था उस तरह के क्लाइमेट कंडीशंस में ऑपरेट करने के लिए। तो जब पूरी तरह से थके मांदे, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जब वो पहुंचे मॉस्को के गेट्स तक जर्मन फोर्सेस, तो उन्होंने देखा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक आ रहा है मॉस्को से ये नए T-34 टैंक्स के साथ। तो भाई जर्मन फोर्सेस का एक तो ऑलरेडी हालत खराब था, तो वो पूरी तरह कोलैप्स कर गए। और उनको हैरानी हो रही थी कि इतनी बुरी तरह अगर इस कंट्री की हालत है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक कैसे कर रहे हैं। तो मोराल पे बहुत बुरा असर पड़ा और ये धीरे 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 करके जितना उन्होंने गेन्स किए थे उन्होंने उसको छोड़ना शुरू किया और जर्मनी के लोगों ने अपनी पोजीशंस पे रिट्रीट करना शुरू किया। दिसंबर 7 को कालिनिन से जर्मनी को बाहर निकाल दिया गया और दिसंबर 16 को टूला से भी जर्मनी को बाहर खदेड़ दिया सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने। और 2 दिन के बाद आर्मी ग्रुप सेंटर के जो कमांडर थे फेडोर वॉन बॉक, उसको सैक कर दिया हिटलर ने, उसको पोजीशन से निकाल दिया। उसका रीजन यह था कि हिटलर इस बात से नाराज था कि बॉक मॉस्को को कैप्चर नहीं कर पाया और हिटलर ने ऑर्डर दिया था कि जर्मनी के फोर्सेस वहां पे डिफेंसिव पोजीशंस बनाएंगी, बट उन्होंने वो पोजीशंस नहीं बनाई, उन्होंने रिट्रीट किया। इस बात से बहुत गुस्सा होकर उसने बॉक को निकाला और उसके बाद धीरे धीरे और भी कमांडर्स को उसने अपनी पोजीशन से बर्खास्त किया। उसके बाद उसने फाइनल ऑर्डर दिया कि अब इसके बाद कोई भी जर्मन यूनिट्स रिट्रीट नहीं करेंगी, वो जहां पे भी हैं वो वहीं पर रुकेंगी और अगर मरना है तो मरेंगी वहां पे, बट पीछे नहीं हटेंगी। दिसंबर खत्म हुआ, उसके बाद जनवरी के जब शुरुआती दिन आए, ये 1942 का साल है, तो ज़ुकोव के काउंटर अटैक ने जर्मन फोर्सेस को मॉस्को से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर खदेड़ दिया था।
और इस तरह से मॉस्को का जो हमला था वो नाकामयाब हुआ और मॉस्को के ऊपर इमीडिएट थ्रेट जो था, जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे, वो अब छट गए। हिटलर ने देखा कि ऑपरेशन बारबरोसा का इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था मॉस्को को कैप्चर करना, वो जब सफल नहीं हुआ तो उसने वेस्टर्न फ्रंट से और लगभग 8 लाख फौजियों को ईस्टर्न फ्रंट पे भेजा, यहां पे कमिट किया। और इस वजह से जो वेस्टर्न फ्रंट पे जो लड़ाई हो रही थी उसको काफी राहत मिली वेस्टर्न एलाइज को, और यहां पे ये बात तय हो गई कि अब मॉस्को पे तो वो लोग कब्जा नहीं कर सकते। हिटलर ने इस नाकामयाबी से निराश होकर जितने भी उसके मेन मिलिट्री कमांडर्स थे, चीफ ऑफ स्टाफ ब्रोशिट्स उसको निकाला, फ्रेडर वॉन बॉक जो आर्मी ग्रुप सेंटर के कमांडर थे उसको निकाला, आर्मी ग्रुप नॉर्थ का जो कमांडर था लीब उसको निकाला, आर्मी ग्रुप साउथ का कमांडर रूनस्टेड उसको भी निकाला। इन सारे लोगों को उसने अपनी पोजीशन से निकाल दिया। इस पूरे ऑपरेशन टाइफून में जर्मनी ने लगभग 2.5 से 4 लाख फौजियों को गंवाया। उसके जवाब में सोवियत यूनियन के जो लॉसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। 6.5 से 13 लाख रेड आर्मी के सोल्जर्स ने या अपनी जान गंवाई या फिर वो कैप्चर हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि जर्मनी का जो इन्वेजन अब यहां पे आके खत्म हो गया, उनका इन्वेजन बाकी जगहों पे आगे बढ़ रहा था, जिसके बारे में आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। बट अभी के लिए ऑपरेशन टाइफून एक फेलियर था और मॉस्को को जर्मनी कभी कैप्चर नहीं कर पाया। जैसे जैसे टाइम बीता सोवियत यूनियन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो बढ़ने लग गई और उनका काउंटर अटैक मजबूत होने लगा और धीरे 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 जर्मनी के जो फोर्सेस हैं वो पीछे पीछे जाने लगी। बट इन सब चीजों के बारे में हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपको ऑपरेशन बारबरोसा के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा आपको। उस बुक का नाम है बारबरोसा द ब्लडीएस्ट बैटल इन हिस्ट्री। इस बुक में आपको पूरा जो कोऑर्डिनेटेड अटैक था जर्मनी का सोवियत यूनियन के ऊपर, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस सीरीज का मेरा जो इस एपिसोड का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।